हैं कैसे हैं आप लोग। बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी मुख्य सेविका की तैयारी बेहतर चल रही होगी। और चलिए हम प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा लेकर आए। जो यूथ प्रैक्टिस हमारी चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट थर्ड है। और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। ठीक है, कौन सा मूल्य सर्वोच्च है पूछ रहा है। तो ये इसमें देखो, भौतिक, मानसिक और धार्मिक, ये सभी मतलब सर्वोच्च हैं। भारतीय नर नारियों के लिए भौतिक, मानसिक, धार्मिक सभी मूल्य सर्वोच्च हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो किस पर पड़ता है, आप लोग बताइए। पत्नी पर, पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, इनमें से सभी पर? नो, इनमें से भी कोई, मतलब इनमें से किसी भी पर नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन रॉन्ग लिखा है, इसमें से भी नहीं। ठीक है, तो विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चों पे पड़ता है ज़्यादातर। ठीक है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल जो है बच्चों पे पड़ता है। विवाह विच्छेद की स्थिति में पति और पत्नी एक दूसरे से जैसे कि अलग हो जाते हैं, जिससे बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं हो पाती है। उनके सभी प्रकार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चे ही परेशान रहते हैं, उनकी कौन केयर करे, कैसे क्या हो, तो इसीलिए बच्चों पे पड़ता है। जब एक महिला को 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता, क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात, बहुपति विवाह यही कहलाता है, बहुपति विवाह कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, यह किस विद्वान की परिभाषा है? तो ये है मीड ने कहा है। ठीक है, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है, मीड। ठीक है, मीड ने कहा। निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? पूछ रहा संयुक्त परिवार की नहीं है। तो सामूहिक निवास ये तो है विशेषता। ठीक, सभी व्यक्तियों का द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना ये भी है। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य ये भी है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, ये एकल परिवार में पाई जाती, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। संयुक्त परिवार की विशेषता व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? ठीक है, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? तो दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए, ये देखिए। तो ये तो सभी सोचना आवश्यक है। ठीक है, दबाव क्यों डाला जाए ये नहीं आवश्यक है। ठीक है, दबाव क्यों डाला जाए, तो दबाव क्यों डाला जाए, दबाव डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है। गृह सज्जा में दबाव को स्थान देने के लिए 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस प्रकार डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव वस्तु में कहाँ पर डाला जाए। ठीक है, ये सभी बातें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है? ठीक है, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है। तो पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, ये तो नहीं है। ठीक है, रुग्णावस्था से भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, ये भी नहीं है। ये है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य है पूछ रहा। ठीक,
तो पाचन तंत्र में कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, ये है। ठीक है। रुग्णावस्था में भी उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, ये भी है। शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, ये भी है। ठीक है। आहारी चिकित्सा का उद्देश्य, ठीक, इनमें से सभी, ये सभी यानी कि सभी हैं। ठीक, इस प्रकार सभी होंगे। तो जैसे कि आहारी चिकित्सा का उद्देश्य पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना है, जिससे रुग्णावस्था में भी उच्च पोषण स्तर की निरंतर आपूर्ति होती रहे तथा शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम मिलता रहे, ये सभी हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं। शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती, कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2%, 4%, 5%, 7%। तो कितनी? 7% होती, 7%। शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से 7% ऊर्जा ह्रास होती है, अतः ज्वर की दशा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। ठीक, ज्वर की दशा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे कि लिखा है, काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। काम करने वाले एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी होती है बताइए? जो काम करती है, काम करने वाली औसत वयस्क महिला को एक दिन में कितनी कैलोरी की है? तो 1790, 1900, 2880, 2060 कितनी होती? तो ये 2060 होती है। ठीक, काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता 2060 यानी कि 2060 होती है। ठीक, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी, कैसी होगी बताइए? अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी, छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती के बराबर होती है, छाती कोई संबंध नहीं होता। कौन सा होगा इसमें बताइए? आंसर कीजिए जल्दी। तो ये होगी छाती से छोटी होती है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है। ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित? तो भोजन तथा ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। भोजन के प्रोटीन का अनुमान, भोजन में वसा का मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा बताइए? जल्दी से आंसर कीजिए जल्दी से। तो होगा ट्राइडजिल टेस्ट भोजन तथा ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है। भोजन तथा ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। ट्राइडजिल टेस्ट भोजन तथा ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है? तो निद्रा, व्यायाम, स्वच्छता, पोषण। निद्रा, व्यायाम, स्वच्छता, पोषण कौन सा है? बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये वैसे होता तो सब कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछ रहा है तो ये पोषण होगा। ठीक है। जब पोषण अच्छे से मिलेगा तभी बच्चों का अच्छी तरीके से विकास हो पाएगा। ठीक है। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। बताइए कौन से निम्न तत्व हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, उपयुक्त किसी से नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? तो जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है। तो जैसे कि जल एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। ठीक, H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र।
जख्म भरने से निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। जख्म भरने से निम्नलिखित तत्व शामिल है, कौन कौन से शामिल बताइए जल्दी से। तो कौन, कैल्शियम, सोडियम, जस्ता, मैग्नीशियम। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं, तो इसमें जस्ता शामिल है, जख्म भरने में जस्ता शामिल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो पूछ रहा है सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आंसर कीजिए जल्दी से, आप लोग बताइए कौन शामिल नहीं है। तो ये जैसे कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती, ये तो शामिल है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, ये भी शामिल है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, ये भी शामिल है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है, यही नहीं शामिल, ठीक है, ये नहीं शामिल है, ठीक है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं, तो ऑप्शन डी होगा इसका। सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है, यही शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है, पूछ रहा है। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है, कौन नहीं शामिल बताइए जल्दी से आप लोग। तो इसमें कौन सा नहीं शामिल, हाँ अंतरपीढ़ी, निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी, सॉरी फ्रेंड डिस्टर्ब करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है, तो पश्चिमी मूल्य ये तो शामिल, आधुनिक शिक्षा ये भी शामिल, परिवार की संरचना में परिवर्तन ये भी शामिल, मानवीय मूल्य नहीं शामिल, ठीक, मानवीय मूल्य। अब अगला देखते हैं। परिहास संबंध है, परिहास संबंध है, किससे संबंध है, परिहास यानी कि किस के बीच होता है। तो पिता एवं पुत्र के मध्य होते गलत, माता एवं पुत्री के मध्य होते गलत, पिता एवं पुत्री के मध्य होते गलत, जीजा एवं तथा साली के मध्य होते हैं। तो ये परिहास यानी कि हंसी मजाक ये जीजा एवं साली के मध्य होते हैं, ठीक है। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। तो हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें 1956, 1955, 1961, 1973, तो 1955 होगा, ठीक, 1955 इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में पास किया गया, जिसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों के समान रूप से सहमति अनिवार्य है। धारा 13 में विवाह, धारा 13, ठीक है, धारा कौन सी है, धारा 13, ठीक है। धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञा प्राप्त करने का हक दे दिया गया है। तो ये 1955 है। तो इनमें किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए, तो 1955 अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखें, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ, घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ बताइए जल्दी से। तो ये कब प्रभावी हुआ, तो ये हुआ प्रभावी 10 अप्रैल 2005, 17 मई 2006, 26 अक्टूबर 2006, 27 नवंबर 2005। तो इसमें होगा 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम प्रभावी हुआ। घरेलू हिंसा अधिनियम बना है 2005 में, ठीक है, 2005 में बना और 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ। अगला देखते हैं, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। कब किया गया था, तो बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए, कब किया गया था। तो ये किया गया था 1956 में, ठीक, 1956 में।
तो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे: हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के सांपत्तिक अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि। शारदा एक्ट 1929 के तहत तो इसमें ये 1956 ये गलत है, ठीक है। विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था। हाँ हाँ। तो 1929 के तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध था, किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों को के विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी गई थी। तो इसमें 1955 होना चाहिए, 1955 दिया नहीं तो इसमें 1956 ही होगा, ठीक है। और 1929 शारदा एक्ट के तहत तो 14 और 18 मतलब 14 वर्ष लड़कियों की और लड़कों की 18 वर्ष थी, ठीक है। और 1955 में कर दिया गया 15 वर्ष। लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच इसमें डी होगा, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी की खिड़की नहीं खुलती है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से। तो आप्रवासन, जनता में लगातार कमी, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश, जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो इसमें ये होगा श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। निम्न के किस कारण के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी की खिड़की नहीं खुलती? तो श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश होगा। श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश अवैध है, जो बाल श्रम निषेध एवं विनिमय है, अधिनियम 1986 में उल्लिखित है, अतः इस कारण को जनसांख्यिकी में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे? भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे, बताइए जल्दी से। तो इसमें होगा डीपी मुखर्जी। भारतीय समाज कार्य के जनक डीपी मुखर्जी थे। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई। तब कब की गई बताइए? तो अगस्त 1953 में की गई, ठीक है। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना अगस्त 1953 में की गई। इस बोर्ड के द्वारा महिला कल्याण व विकास और सशक्तिकरण व स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी निश्चित करना व अत्यधिक प्रगतिशील इकाई में पहचान बनाना है, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास में से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख सार्वभौमिक सार्वदेशिक कारण है? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो समाजवादी नारीवाद, क्रांतिकारी नारीवाद, उदारवादी नारीवाद, सांस्कृतिक नारी। तो इसमें होगा क्रांतिकारी नारीवाद, ठीक है। तो क्रांतिकारी नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास में अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है, ठीक है। अगला देखते हैं, समकालीन NSSO सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वालों की सबसे अधिक प्रतिशतता किस धार्मिक समूह में है? बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? तो सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध। तो कौन सा होगा इसमें? सिख, ईसाई होगा, ठीक है। तो ईसाई में है। राष्ट्रीय प्रतिनिधि नमूना सर्वेक्षण संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मादक पदार्थों का प्रयोग करने वाले की सबसे अधिक प्रतिशतता ईसाई धार्मिक समूह में है, ठीक, ईसाई धार्मिक समूह में।
अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृत कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे गरीबी की संस्कृत कहा गया है, तो ये गंदी बस्तियों को कहा गया है। ठीक है, गंदी बस्तियां गरीबी की संस्कृत का ही प्रतिरूप हैं। इस समस्या का संबंध नगरों में बहुत अधिक भीड़ होने से है। मलिन बस्तियां हम ऐसे इलाकों को कहते हैं जिनमें टूटे फूटे मकानों के अलावा टिन के टुकड़े, पॉलीथीन और कच्ची दीवारों की सहायता से झुग्गी झोपड़ियाँ बना ली जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में शौचालय, पानी या बिजली की कोई सुविधाएं नहीं होती। गरीबी और पतन की संस्कृत इन बस्तियों की ही विशेषताएं हैं। ठीक है, गंदी बस्तियों की। अगला, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है, बताइए। तो संपूर्ण गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी। तो कौन सी होगी? वो संपूर्ण गरीबी होगी। संपूर्ण गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूल संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार संपूर्ण गरीबी भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा और सूचना सहित बुनियादी मानवीय जरूरतों के गंभीर अभाव की विशेषता वाली स्थिति है। यह न केवल आय पर बल्कि सेवाओं तक पहुंच पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए प्रतिमान का प्रयोग किया गया है। तो बताइए इसमें कौन कौन से प्रतिमान हैं। तो गरीबी का आकलन करने के लिए प्रतिमान का प्रयोग किया गया है। तो सापेक्ष प्रतिमान, निरपेक्ष प्रतिमान, लॉरेंज वक्र, कोई नहीं। तो इसमें होगा निरपेक्ष प्रतिमान। ठीक है, देखिए, भारत में गरीबी के आकलन के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहा जाता है। इस विधि द्वारा निर्धनता की माप करने की विधि को हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। हेड काउंट रेशियो कहा जाता है। ठीक है, भारत की जनसंख्या में किस दशक में सर्वाधिक वृद्धि पाई जाती है? तो किस दशक में? तो 1961 से 71 में पाई जाती है सर्वाधिक वृद्धि। तो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक दशक की वृद्धि दर 1961 से 71 में देखी गई। इस दशक में वृद्धि दर कितनी थी? 24.80%। ठीक, 24.80%। इस दशक में वृद्धि दर थी 24.80%। अगला देखते हैं, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ? तो ये 1960, 65, 54, 70 किसमें? तो ये 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में के तहत भारत के लोगों और विदेशी में सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या विश्वास को मानते हों, के लिए विशेष रूप से विवाह करने के लिए अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। कुछ मामलों में विशेष रूप से शादी करना, कुछ विवाहों के पंजीकरण के लिए तथा तलाक प्रदान करने के लिए भी। विशेष विवाह अधिनियम 1954। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल की शासनकाल में हुई? बताइए जल्दी से। तो ये हुई थी भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में। ठीक, ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में संपन्न हुई। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है पूछे, अगर नियमित जनगणना पूछे, नियमित तो ये लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन, ठीक है, रिपन के शासनकाल में हुई। और ये कब हुई? 1881 में। 81 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना 1881 में हुई। ठीक है, निम्न में से कौन विवाह के निषेध से संबंध नहीं है? पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं होगा? निकटाभिगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुविवाह।
तो ये नहीं होगा बहुविवाह। निकटा विगमन, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह ये सभी होगा, बहिर्विवाह नहीं होगा। जब पतियों या पत्नियों की संख्या एक से अधिक होती है तो ऐसा विवाह बहुविवाह या इसके आधार पर बने हुए परिवार को बहुविवाही परिवार कहते हैं। बहुविवाही परिवारों में इससे एक से अधिक यौन साथी स्वीकृत होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिताक्षरा एवं दायभाग क्या है। पूछ रहा है मिताक्षरा एवं दायभाग क्या है। तो ये है हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के दो संप्रदाय हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार एवं दाय प्राप्ति को विनियमित करने के कानून के दो संप्रदाय हैं, मिताक्षरा एवं दायभाग। तो जैसे कि हिंदू धर्म में उत्तराधिकार संबंधी कानून दायभाग बंगाल और असम में लागू है, जबकि मिताक्षरा जो है शेष भारत में लागू है। दायभाग जो है बंगाल और असम में लागू है, जबकि मिताक्षरा शेष भारत में लागू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। मिलान करना है, कोट का मिलान करना है। तो चेतन और अचेतन नियंत्रण किसने कहा? ये कहा है कूले एवं बर्नार्ड ने। तो ये 4 से मिलाएंगे। ठीक, कूले एवं बर्नार्ड। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहा कालमैन रहीम ने। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किसने कहा? किम्बाल यंग ने, किम्बाल यंग ने। ठीक, और संगठित और असंगठित नियंत्रण जॉर्ज गुरविच। तो यहाँ पे ये चारों हो गए, चेतन और अचेतन कूले और बर्नार्ड, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कालमैन रहीम, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किम्बाल यंग, संगठित और असंगठित नियंत्रण जॉर्ज गुरविच। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा होगा कोट? इसमें होगा सी वाला 4 1 2 3। ठीक है, पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए जल्दी से। तो ये रक्त मूलक परिवार कहे जाते हैं। पति पत्नी की परिधि तथा इसके केंद्र में स्थित रक्त संबंधियों से बनने वाले परिवार को रक्त मूलक परिवार कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य रक्त से संबंधित होते, कोई भी विवाह संबंधी व्यक्ति इसमें नहीं रहता, जैसे नायर परिवार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है नायर परिवार। ठीक, अब देखते हैं महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना किसका उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? तो ये होगा कल्पित मानित नातेदारी, कल्पित नातेदारी, विषम स्थानिक नातेदारी, पश्चिमी भारत में प्रचलित। तो ये मानित नातेदारी होगा। महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द का प्रयोग करना मानित नातेदारी का उदाहरण होगा। ठीक है, यानी कि मानित नातेदारी संबोधन, बापू संबोधन मानित नातेदारी का उदाहरण होगा। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की है? किसने की है बताइए जल्दी से। तो ये किसने की है? इमाइल दुर्खिम ने की है। ठीक है, इमाइल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्र विषय के संस्थापकों में से एक अग्रणी प्रवर्तक माना जाता तथा इनको प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। निषेध एक कठोर सामाजिक नियम का संकेत देता है जो कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों और व्यवहार को वर्जनाओं की श्रेणी में रखकर उनके उल्लंघन पर समूह अथवा समाज द्वारा दंड की व्यवस्था करता है। ठीक है, दुर्खिम ने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की। इनके अनुसार अन्य संस्कारों की भांति एक निषेध सामाजिक एकजुटता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार दुर्खिम ने कहा है।
अब देखते हैं परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती इंगित करता है। बताइए कौन सा होगा। तो संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होगा, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। मार्क्स के द्वंद्वात्मकता के आधार पर यह कहा गया है कि परिवर्तन दो विरोधी शक्तियों के संघर्ष एवं सहयोग से होता है। मानव समाज में विरोधी वर्ग संघर्ष एवं सहयोग में परिवर्तन करते हैं। यह संघर्ष और सहयोग एवं संरचनात्मक अवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था राजनीति की अवस्था में तो होता है, परंतु यह एक परिस्थिति भी होती है। मसलन एक समाज में कभी फसल अच्छी हुई, कभी अकाल पड़ गया। संघर्ष और सहयोग के संख्यात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन में बदलते हैं। ठीक है, बदलते हैं। हर नई चीज़ें पुरानी होती और अंततः समाप्त हो जाती। सामाजिक क्रांति एक समाज विशेष में गंभीर परिवर्तन, इससे उत्पादन की शैली और आर्थिक प्रणाली बदलती, शक्ति की संरचना और विवरण बदलता, प्रभावी विचारधारा बदलती, यानी संपूर्ण व्यवस्था अर्थात संपूर्ण संरचना बदल जाती है। ठीक है, इस प्रकार कहा संपूर्ण संरचना और संपूर्ण परिवर्तन होगा। इसमें सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें कौन सा होगा। तो इसमें राल्फ डार्फ होगा। ठीक है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संघर्ष समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है। तो क्या वायवी दामले ने। ठीक है, वायवी दामले ने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है। ठीक है, अगला चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त की इस बीमारी का लक्षण है। तो ये हैजा है। ठीक है, हैजा जैसा चावल के पानी जैसा सफ़ेद दस्त हैजा का लक्षण है। हैजा प्रदूषित जल से होता है। ठीक, प्रदूषित जल से होता है, हैजा जो है प्रदूषित जल से होता है। हैजा प्रदूषित जल से होता है। ठीक है, हैजा प्रदूषित जल खाद्य पदार्थों में मक्खियों में उपस्थित जैसे कि विब्रियो, इसका वो होता है जीवाणु, विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। हैजा से पीड़ित व्यक्ति उल्टी दस्त करता है, जिससे पानी की कमी हो जाती है तथा पेशाब बंद हो जाता है। संक्रमण अधिक होने पर हाथ तथा पैरों में ऐंठन हो जाती है तथा रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, हैजा में। तो इसका जीवाणु याद रखेंगे, विब्रियो कालेरी जीवाणु। ठीक है, पानी और जैसे कि प्रदूषित जल खाद्य पदार्थों मक्खियों में उपस्थित विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग यहाँ पे के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं बताइए। गलसुआ चेचक फेफड़े जैविक संचरण, वाहक संचरण, ट्रांसप्लासेंटल संचरण, वायु संचरण। तो इसमें वायु संचरण होगा। ठीक है, गलसुआ चेचक फेफड़े का क्षय रोग वायु संचरण एयर ट्रांसमिशन के उदाहरण हैं। कुछ रोगों के जीवाणु श्वास द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जब रोगी जोर जोर से बातचीत करता है, खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो छोटी छोटी थूक की अदृश्य बूंदों की फुहार वायु में मिल जाती है। जो व्यक्ति आसपास उपस्थित होते हैं वे उसी वायु को श्वास क्रिया द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर में रोगाणु चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वायु संचरण रोग हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील का W यानी कि WBC यानी कि वाटर में BC। ठीक है, तो अब वसा में कौन सी हैं। वसा में तो ADE और K। ठीक, ADE होंगे। ठीक है, वसा में घुलनशील ADE। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जल में घुलनशील तो BC। तो जल में घुलनशील विटामिन हैं, इसमें पूछ रहा है तो कौन सा होगा। तो इसमें B1 होगा। ठीक, BC होते हैं ना, तो B1 होगा।
विटामिन का आविष्कार किसने किया है? तो काश्मीर फंग ने 1912 में किया था। विटामिन का आविष्कार काश्मीर फंग ने 1912 में किया। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है विटामिन, जो है कार्बनिक यौगिक है, यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। इसका आंसर ये होगा। उन्नीस 1912 में काश्मीर फंग ने की। इसका एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते। कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के होते विटामिन, ठीक है। तो कौन कौन से होते? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। तो जल में होते हैं कौन कौन से? बी, सी, और वसा में ए, डी और ई के, ठीक, ई के। तो 2 प्रकार के हो गए। काश्मीर फंग ने की 1912 में, ठीक है, इसकी खोज। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। बताइए इसमें कौन सा वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता? तपेदिक, टीबी, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो जैसे कि हेपेटाइटिस बी ये नहीं होता है। तपेदिक, टीबी ये भी होता है वायु जनित संक्रमण के कारण। चेचक भी होता है, खसरा भी होता है, ये सभी होते हैं। हेपेटाइटिस बी नहीं होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है। अब देखते हैं दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो बताइए जल्दी से दाद किस प्रकार? तो ये कफ की बीमारी है, ठीक है, दाद कफ की बीमारी है। अब जैसे जीवाणु से होने वाले रोग देख लेते हैं। जीवाणु से जो हमारी होती है टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी, ठीक है। और कवक से होते दाद, गंजापन, दमा, एथलीट फुट, ठीक है, ये हो गए दाद से, ठीक है। और हम बोल रहे हैं विषाणु से जो होते हैं डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना, एड्स। और प्रोटोजोआ से कौन से होते हैं? मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, पायरिया, ठीक, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, पायरिया, ये प्रोटोजोआ से होता है। महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? महिलाओं में यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण किस रूप में अभिव्यक्त होता है? बताइए जल्दी से। तो मासिक धर्म की शुरुआत, स्तन अंकुर का प्रकट होना, ये तो सबसे पहले स्तन अंकुर का प्रकट होना यही होता है, ठीक है। तो प्रथम प्रमाण ये पूछ रहा है ना, तो स्तन अंकुर का प्रकट होना होता है। जैसे कि अब देखिए महिलाओं में जैसे यौवन के विकास का प्रथम प्रमाण स्तन अंकुर का प्रकट होने के रूप में अभिव्यक्त होता है। स्तन के अंदर फैटी टिश्यू और दूध को स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती, जिन्हें स्तन ग्रंथियां कहते हैं। जैसे शरीर विकसित होना शुरू करता है तो स्तन से ऊपरी एक छोटी सी गांठ अरोमा और निप्पल के नीचे बढ़ती है। इस गांठ को स्तन की कली कहते हैं, ठीक है, ब्रीस्ट बड्स कहते हैं। अब अगला देखते हैं। प्लेसेंटा का लगभग वजन होता है, कितना होता है? बताइए जल्दी से। तो प्लेसेंटा का शिशु के लगभग 1/4, शिशु के वजन का 1/6, शिशु के 1/7, 1/3। तो प्लेसेंटा का वजन लगभग शिशु के वजन का लगभग 1/6 होता है, ठीक, 1/6। प्लेसेंटा का वजन शिशु के वजन का लगभग 1/6 होता है। मानव में पाए जाने वाले अपराध बिंबाभ प्रकार के होते हैं। प्लेसेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। यह अकेला ऐसा अंग है जो प्राणियों के ऊतक से बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं।
किस प्रकार के प्रसव में पहले और दूसरे चरण की संयुक्त अवधि 2 घंटे से कम है? बताइए जल्दी से। तो अप्रत्याशित प्रसव में, ठीक, अप्रत्याशित प्रसव होगा यहाँ आंसर। तो जैसे कि प्रेसिपिटेट लेबर एक प्रकार का लेबर जिसमें पहली और दूसरी स्टेज की संयुक्त अवधि 3 घंटे से कम होती है। नियमित लेबर शुरू होने के 3 घंटे से ही कम समय के भीतर प्रेसिपिटेट लेबर को भ्रूण के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन संतृप्ति को सीधे तथा वास्तविक समय में मापता है वह है, क्या है? बताइए जल्दी से। तो वो क्या है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी, भ्रूण स्काल्प उत्तेजना, भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री, विब्रोकॉस्टिक उत्तेजना कौन होगा? तो भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री यही होगा। ठीक है, तो एक उपकरण जो भ्रूण के ऑक्सीजन की संतृप्ति को सीधे और वास्तविक समय में मापता है उसे भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री कहते हैं। यह बच्चे के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छे से मापता है। ठीक है, बच्चे के रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को अच्छी तरीके से मापता है भ्रूण पल्स ऑक्सीमेट्री। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? बताइए जल्दी से। तो कौन सा होगा? पार्टोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पार्टोग्राफ का किया जाता है। जैसे प्रसव गर्भावस्था गर्भ के आकार का मापन जिसमें एक महिला के गर्भाशय से एक अथवा अधिक नवजात शिशुओं का जन्म होता है। पार्टोग्राफ नामक एक यंत्र होता है जिसका उपयोग प्रसव की घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। महिलाओं में प्रसव प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करने की एक प्रक्रिया ऑगमेंटेशन होती है। शिशु की सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरणों में विभाजित किया गया। गर्भाशय ग्रीवा का छोटा होना, फैलना, शिशु का बाहर निकलना। ठीक है, तो सामान्य प्रसूति की प्रक्रिया को प्रसव के 3 चरण होते हैं। प्रसव के कितने? 3 चरण होते हैं। ठीक है, 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा का पहले छोटा होना, फिर फैलना, फिर शिशु का बाहर निकलना। ठीक है, 3 होते हैं। अगला, गर्भाशय के पहले 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता प्लेसेंटल फंक्शनल के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? बताइए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो होता है ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, गर्भाशय के 8 से 10 सप्ताह के दौरान गर्भनाल की क्रियाशीलता के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जिम्मेदार होता है। यह हार्मोन कोशिकाओं द्वारा उत्पादित हार्मोन से जो भ्रूण के आसपास होता है। इस हार्मोन को एक इंजेक्शन के रूप में त्वचा के नीचे मांसपेशियों में लगाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक निष्क्रिय टीकाकरण के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? मानव सेरा और पशु सेरा, मृत वैक्सीन, जीवजात लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा मानव सेरा और पशु सेरा। ठीक है, पशु सेरा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फ्रायड फ्रायड के अनुसार व्यक्ति सिर्फ तभी परिपक्व स्वस्थ वयस्क बन सकता है यदि विकास के दौरान गुणात्मक परिवर्तन हुए, भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया, बच्चे के दोनों अभिभावक के बच्चों शारीरिक समृद्धि के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा भावनात्मक द्वंद्वों का समाधान हो गया है। ठीक है, तभी वो मानेंगे फ्रायड के चलने की कोशिश करेंगे। जीन पियाजे के अनुसार जैसे कि देख लेते हैं। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था है, क्या है? बताइए। तो ये 0 से 2 वर्ष होगी। ठीक, 0 से 2 वर्ष। तो जीन पियाजे के अनुसार वर्णित कॉग्निटिव विकास की सेंसरी मोटर अवस्था 0 से 2 वर्ष है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं
संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु को देखकर सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात बच्चा वस्तु को देखकर और सुनकर ही उस वस्तु को महसूस करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब देखते हैं बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, बताइए। तो ये किशोरावस्था कहलाती है, मनोवैज्ञानिक अवस्था। किशोरावस्था का समय क्या होता है? 12 से 18 साल। ठीक है, 12 से 18 साल। तो किशोरावस्था बालक की मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। 12 से 18 वर्ष की आयु काल को माना जाता है। यह अवस्था विभिन्न दृष्टिकोणों से अति नाजुक एवं जटिल अवस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था। और इसको दिवा स्वप्नों की अवस्था भी, इसमें दिवा स्वप्नों की भरमार होती है, दिन में स्वप्न देखता रहता बच्चा। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है, कब होती है? विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, गर्भकालीन अवस्था, यौनावस्था। तो कौन सा? उत्तर बाल्यावस्था में होती सर्वाधिक। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती उत्तर बाल्यावस्था में। विकास का अर्थ है कि व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। कथन किसका है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। तो यह कथन है हरलाख महोदय जी का। ठीक, हरलाख महोदय जी का। और ड्रेयर के अनुसार, ड्रेयर ने कहा विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता है। अब मुनरो ने कहा है विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, ठीक है, जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये मुनरो ने कहा है। अगला देते हैं शैशव काल के दौरान आमतौर पर किनसे डर का अनुभव किया जाता है, बताइए। शैशव काल के दौरान आमतौर पर, तो ये अजनबियों का डर, पशुओं का डर, भूतों का डर। तो ये अजनबियों का डर होता है। शैशव काल के दौरान आमतौर पर बच्चे अजनबियों से डरते क्योंकि वो अजनबियों को पहली बार देखते हैं और चिल्लाने लगते हैं और उनकी गोद में नहीं जाते। बच्चों के मन में अजनबियों को देखकर असुरक्षा की भावना पैदा होती है। ठीक है। अब देखते हैं किस अवस्था में भ्रूण की लंबाई 1/2 इंच से 2 इंच तक होती है। तो किस अवस्था में होते हैं? बीजावस्था, ग्रेनुअल अवस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो ये भ्रूण अवस्था में होती है, आधे इंच से 2 इंच तक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, कौन सा? तो संपूर्ण शरीर, घुटनों के बल चलना, रेंगना, पलटना, बिना चेहरे के चलना। तो इसमें रेंगना होगा। ठीक है। तो एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि रेंगना है, इसे क्रीपिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है, क्रीपिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में। वृद्ध शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है, बताइए। तो इसमें होगा गुणात्मक, मात्रात्मक, A B दोनों, और इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो इसमें होगा मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाती। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलाना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, बताइए कौन सा नाम है। तो कौन सा? एविडिन, ग्लोब्यून, एल्ब्यूमिन, मायोसिन। कौन सा होगा, बताइए। तो इसमें एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं। ताज़े फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं, बताइए किस लिए सम्मिलित किए? शरीर निर्माणात्मक आहार के रूप में, ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, सुरक्षात्मक आहार के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होता है? इसमें सुरक्षात्मक आहार के रूप में
अगला क्वेश्चन देते, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से, माड़ी से, सीरा से, किससे? तो सफ़ेद पत्थर से अपमिश्रित किया जाता है चीनी को, ठीक है। अगला देखते हैं, चाय में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, इनमें से सभी। तो इसमें क्या पाया जाता है? तो ये भी पाया, थियोफाइनिल भी पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है, टैनिक एसिड, इनमें से ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है, चाय में। चाय एवं काफ़ी में मुख्यतः कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाय में थीन और टैनिन नामक तत्व भी पाया जाता है। कैफीन नामक तत्व शरीर में जाकर जो एसिड बनाता है उससे किडनी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है क्योंकि उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर, तो इसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो डिब्बों को तेल में डुबोकर उसे फिर से यूं ही रख देना चाहिए। डिब्बों को पानी में रखना चाहिए। डिब्बों को गर्म जल में रखना। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, यही होगा, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए, ठीक है। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए अगर भंडार गृह में नमी है तो। अगला GRA से तात्पर्य है, GRA से क्या तात्पर्य बताइए? तो GRA का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ होता है, ठीक है। तो एज सेफ, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, तो यही बी वाला होगा आंसर इसका, ठीक है। और ये आमतौर पर यह GRAS के रूप में मान्यता प्राप्त एक संयुक्त राज्य खाद्य और औषध प्रशासन FDA पदनाम है कि भोजन में जोड़ा जाने वाला एक रसायन या पदार्थ विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा पान मदद नहीं करता? बताइए जल्दी से। तो इसका कौन सा होगा? ये चावल और दाल को एक बार बार और सही तरीके से धोना, ठीक है, ये नहीं। अगला देखते हैं, डिब्बा बंद जेम या जेली पर चिन्ह लगाया जाता है। डिब्बा बंद जेम या जेली पर चिन्ह लगाया जाता है, किसका? बताइए जल्दी से। तो FPO होगा, डिब्बा बंद जेम या जेली पर चिन्ह लगाया FPO का। गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा है, बताइए कितनी होगी? तो गर्भवती महिला के लिए होगी, महिला लौह प्रस्तावित मात्रा 35 mg पर डे हो गई। नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चे में उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा? बताइए। तो इसमें कौन सा होगा? सोया मिल्क होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, सोया मिल्क, ठीक। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, किसका कथन है? तो ये कथन है स्टर्न का, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पूर्व भाषा का प्रकार है? बताइए कौन सा है पूर्व भाषा का प्रकार है? तो ये है रोना, कोइंग, बैबलिंग, उपरोक्त सभी, ये सभी होंगे, ठीक है। पढ़ने की अयोग्यता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहा जाता है? तो पढ़ने की अयोग्यता को कहा जाता है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी होगा।
एक शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? ठीक है, तो 6 से 7 महीने में, 6 से 7 महीने। अगला रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण या संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा अधिग्रहित। रोग प्रतिरोधकता, जिसमें एक टीका दिए जाने के कारण संक्रमण के परिणाम के रूप में अधिग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय शिशु को यह टीका लगाया जाता है, कौन सा लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, तो इसका कौन सा होगा? विस्थापन होगा, ये विस्थापन क्रिया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? ठीक है, तो कौन सा आयाम नहीं है? तो स्व जागरूकता है, स्व सामर्थ्य है, सामाजिक कौशल है, ये भी स्व प्रबंधन नहीं है। ठीक है, बुद्धि का आयाम स्व प्रबंधन नहीं है। थोड़ा हम फ्रेंड जल्दी करने की कोशिश। बच्चों में बिस्तर गीला करने की आदत निम्न का नतीजा हो सकती है। काहे का नतीजा? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें स्वास्थ्य खराब, मनोभावात्मक सुरक्षा, अपर्याप्त प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी, ये सभी हो सकते हैं। ठीक, WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद क्या सही है पूछ रहा है। ठीक है, तो जन्म के कम से कम 6 घंटे बाद कराया जाना चाहिए, मतलब नहलाना चाहिए बच्चे को। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण के 37 सप्ताह पश्चात जन्म लेता है। ठीक है, आरोपण का सही अर्थ क्या है? आरोपण का सही अर्थ क्या है? तो है निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में आरोपित करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान कौन कौन हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? बताइए कौन सी? तो इसमें होगा एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, अगला मध्य जीवन संक्रमण, जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आती है, तो बताइए कौन सा होता है? तो ये होता है मीनोपॉज कहलाता है, मीनोपॉज। निम्न में से विटामिन B1 किसका निरोधक है? बताइए, विटामिन B1 किसका निरोधक है? तो ये बेरी का। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फलों की शर्करा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रुक्टोज को। ठीक है, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? तो इसमें होता उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? क्या कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो माना जाता है पशु का वसा, ये असंतृप्त वसा को स्वस्थ वसा माना जाता है। निम्नलिखित साधनों में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण में जनरित है? तो ये है नमस्ते करना, सामाजिक नियंत्रण में जनरित नमस्ते करना। निम्न में से कौन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में शामिल नहीं है? ठीक, तो ये अनौपचारिक में पूछ रहा है। तो धर्म, रीति रिवाज, जन्मति, औपचारिक, ये अनौपचारिक के अंदर, और ये पुलिस नहीं शामिल है अनौपचारिक, ये औपचारिक के अंतर्गत आता। क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध है? तो क्रियात्मकता की धारणा सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंध है। ठीक है, आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व हैं? आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व हैं? तो 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? परामर्श प्रक्रिया में 2 व्यक्ति संलग्न होते हैं। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य प्रार्थी व्यक्ति को अपनी समस्या स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाता है। तीसरा परामर्श एक प्रशिक्षित व्यक्ति का व्यवसायिक कार्य होता है। ठीक, इनके अनुसार। अगला देखते हैं, परामर्श की तकनीकें हैं, कौन कौन सी हैं? बताइए जल्दी से। तो भावनात्मक तनाव जारी करना, प्रभावी संचार, स्पष्ट सोच,
और उपयुक्त सभी, ये सभी होंगे, ठीक, इसमें ये सभी होंगे, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को कब वैश्विक महामारी घोषित किया गया, बताइए जल्दी से। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना महामारी को 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया, ठीक है। अगला, यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, कौन है, बताइए। यूनिसेफ के कार्यकारी बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं, कौन है, मरितजा चान वालवर्डे, ठीक। इस प्रकार फ्रेंड यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन कवर किए गए हैं और आप लोग देखते रहिए, हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। और थोड़ा जल्दी था तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश की, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसको पार्ट 2 में डिवाइड कर दूँगी 50-50 क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, नमस्कार।